Hello everyone, I hope you are doing well. Myself Achal. Today we are discussing about the MCQs on nutrition. Nutrition in human body. Basically हम उस पे बेस कुछ important MCQs के बारे में आज बात करने वाले हैं. So let's start with our lecture. So our first question is, a substance needed by the body for growth, energy, repair and maintenance is called a. So the option is nutrient, second one is carbohydrate, third one is calorie and the fourth one fatty acid. हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसके एनर्जी के लिए, उसके रिपेयर, जो बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उनके रिपेयरमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? सो द करेक्ट आंसर इज न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट हमारे पास दो तरीके के होते हैं. पहला क्या होता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट, जिसकी जरूरत हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए. जैसे कि हमारे पास हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर दी micronutrients. Vitamin and minerals, these are the micronutrient. ठीक है. जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होते हैं ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी जरूरत हमारी बॉडी को मैक्सिमम अमाउंट में होती है. देन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी उतने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, पर इनकी क्वांटिटी क्या होती है? वो कम होती है. ओके. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल कंपाउंड्स इन फूड दैट आर यूज्ड बाय द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली एंड मेंटेन हेल्थ. हमारी बॉडी के फंक्शन को प्रॉपरली करने के लिए और साथ में हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए वी नीड न्यूट्रिशन. द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, एक टर्म चलता है आजकल, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे वेरियस सेल कंपोनेंट्स के या फिर और कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए, जो कि क्या certain organism cannot synthesize, therefore must obtain preformed. कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि हमारे बने बनाए न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी में इंटैक्ट, जो लोग जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को बना नहीं पाते हैं, उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन फॉर्म नहीं हो सकता, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है? प्री फॉर्म्ड न्यूट्रिएंट्स इनटेक करने पड़ते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. जैसे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकता है, लिपिड्स हो सकता है. कार्बोहाइड्रेट्स हम कहाँ से लेते हैं? जो माइग्रेन्स होते हैं वही से हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं ना. फैट्स कहाँ से लेते हो? हमारे पास जो ऑयल्स आते हैं, घर में तेल यूज होता है, बटर होता है, ये सारे क्या है? फैट ही तो है. देन अगर प्रोटीन्स की बात करें, मीट हो गया हमारे पास, ग्रीन पीस हो गए हमारे पास, ये सारे क्या है हमारे पास? हमारे पास प्रोटीन्स ही है. तो ये होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड एक्सेप्ट. So the option is plasma, second one is protein, third one is carbohydrates and the fourth one is vitamins. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ये सारे न्यूट्रिएंट्स है एक को छोड़ करके. क्या? प्लाज्मा. प्लाज्मा कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है. प्लाज्मा का कलर क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा इज लाइट एम्बर कलर्ड लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड इन विच ब्लड सेल्स आर एब्सेंट. देखो 44% एरिथ्रोसाइट्स. एरिथ्रोसाइट्स मतलब क्या हो गया हमारे पास? आरबीसी. देन 1% ल्यूकोसाइट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स होगा, ये हमारे क्या हो गए? व्हाइट ब्लड सेल्स. देन 55% क्या होता है हमारे पास? प्लाज्मा होता है, जो कि एम्बर कलर्ड का लिक्विड कंपोनेंट होता है जिसमें आरबीसी एब्सेंट होती है. लेकिन जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं एंड अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ होल ब्लड इन सस्पेंशन. ये देखो सस्पेंशन इसका, ठीक है. इट मेक्स अप अबाउट 55% ऑफ द बॉडीज टोटल ब्लड वॉल्यूम. हमारी बॉडी में 44% अराउंड एवरेज मान कर चलो 44% हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? आरबीसीज प्रेजेंट होती है और 55% हमारे पास क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है. एंड इट इज द इंट्रावेस्कुलर पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. जो वेस्कुलर पार्ट होता है, जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो हमारी बॉडी में फ्लो करते हैं, उसका इंट्रावेस्कुलर पार्ट होता है हमारा ब्लड प्लाज्मा. प्लाज्मा क्या क्या कैरी करता है?
वाटर हो गया, सॉल्ट्स हो गया, एंजाइम्स हो गए, ये सारा ही प्लाज्मा कैरी करता है। और प्लाज्मा का मेन रोल क्या होता है, इज टू टेक न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स टू द पार्ट ऑफ बॉडी दैट नीड इट। क्योंकि प्लाज्मा क्या है, एक तरह का लिक्विड प्रपोर्शन। लिक्विड प्रपोर्शन क्या करता है कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हो गए, अलग अलग हार्मोन्स हो गए, अलग अलग चीजें होंगी, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारा कौन करता है, ब्लड प्लाज्मा करता है। और जो हमारी सेल्स होती हैं, सेल्स अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म करती हैं। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन करने के बाद उनके पास कुछ तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, और उन वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने के लिए वो कहाँ एक्सक्रीट करती हैं, हमारे प्लाज्मा में उस प्रोडक्ट को वो एक्सक्रीट करती हैं। Then our next question is, a diet high in saturated fats can be linked to which of the following? So the option is kidney failure, second one is bulimia, third one is anorexia and the fourth one is cardiovascular disease. अगर हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैट्स की, सैचुरेटेड फैट्स जब भी हमारे खाने में इंक्लूड होता है हद से ज्यादा, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पास हार्ट डिजीज को के चांसेस को इंक्रीज करता है। क्योंकि जो हमारी आर्टरीज होती है, हमारी जो वेन्स होती है, उसमें अगर कोई फैट का डिपोजिशन हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे जो हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड क्लॉट्स बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें अगर हम बहुत ज्यादा फैट यूज कर रहे हैं, अपने खाने में बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट यूज कर रहे हैं, तो उसके वजह से हमारे अंदर हार्ट डिजीज का होना बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जाता है। हार्ट डिजीज को हम और क्या कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। Eating lots of saturated fats can raise your cholesterol and increase your risk of heart disease. जब भी हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, एड में देखा होगा सफोला के, तो जब भी हमारी बॉडी में फैट का या फिर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है तो हमारी बॉडी में हार्ट डिजीज का रिस्क भी बढ़ता है। Saturated fat is found in butter, घी, सोट, लार्ड, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, केक्स, इन सब में सैचुरेटेड फैट है। क्योंकि बेसिकली शुगर्स प्रेजेंट होती है और फैट प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लिपिड्स कहते हैं। ये सारे ही हमारे बॉडी में फैट डिपोजिशन का काम करते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाता है। देन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इज अ जनरल टर्म डिस्क्राइब अ डिजीज ऑफ द हार्ट और ब्लड वेसल्स। ब्लड फ्लो टू द हार्ट, ब्रेन और बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड ऑफ। देखो ब्लड फ्लो कहां से कहां तक हो रहा है, ब्लड फ्लो टू दी हार्ट, टू ब्रेन और बॉडी, ये कम हो जाता है जब हमारे पास सैचुरेटेड फैट बढ़ जाते हैं। कौन कौन से, जब भी कोई ब्लड क्लॉट होता है, थ्रोम्बोसिस जिसे हम कहते हैं, या फिर फैटी डिपॉजिट हो जाता है किसी आर्टरी के पास, लीडिंग टू आर्टरी की हार्डनिंग और नैरोइंग, जिसको हम कहते हैं एंथेरोस्क्लेरोसिस। बहुत बार हमने सुना होगा कि जो हमारी आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेज हो गया है, उसमें किसी तरह की आर्टरी जो हो गई वो सिकुड़ गई है, तो उसके वजह से क्या होता है, एंथेरोस्क्लेरोसिस होता है, जिसको जो कि एक तरह का कॉज होता है हमारे हार्ट फेलियर का या फिर हार्ट अटैक का भी। So our next question is, amylases in saliva begin the breakdown of carbohydrates into। हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है सलाइवा, तो वो ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट्स का इस फॉर्म में। So the option is fatty acids, second one is polypeptides, third one is अमीनो एसिड्स एंड द फोर्थ वन इज सिंपल शुगर्स। अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेक डाउन की, कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा ब्रेक होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल शुगर में। अब बात करते हैं एमाइलेज की। एमाइलेज क्या होता है, एक तरह का एंजाइम होता है जो कि इन्वॉल्व होता है डाइजेशन की प्रोसेस में या फिर अदर बायोकेमिकल प्रोसेस में। एमाइलेज इज द एंजाइम दैट डाइजेस्ट द स्टार्च एमाइलोज, जो कि हमारे, जैसे कि हम बात करते हैं लैक्टोज की, जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, हमारे मिल्क में प्रेजेंट होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, लैक्टेज एंजाइम होता है, जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है। वैसे ही हमारे पास एमाइलेज एंजाइम होता है जो कि हमारे स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, एमाइलोज। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एमाइलेज में और कौन कौन से टाइप्स होते हैं, अल्फा एमाइलेज की बात करते हैं, जो कि कहाँ फाउंड होती है, फाउंड इन मैनी लिविंग थिंग्स इंक्लूड animals like humans, also plants and even microbes like bacteria। इन सब में कौन सा एमाइलेज प्रेजेंट होता है, अल्फा एमाइलेज। अगर हम बात करते हैं बीटा एमाइलेज की, ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। बीटा एमाइलेज क्या करते हैं, रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स को भी परफॉर्म करवाते हैं और साथ में उनको मीठा भी बनाते हैं।
और बीटा एमाइलेज का हम और भी जगह यूज करते हैं, जैसे कि ब्रीवर्स हो गया, डिस्टिलर्स हो गया, इन मेकिंग फर्मेंटेड बेवरेजेस, जैसे कि हमारे पास हो गया अल्कोहल और फर्मेंटेड बेवरेजेस जब भी हम बनाना शुरू करते हैं तो उस टाइम पे भी हम बीटा एमाइलेज का यूज करते हैं। और बात करते हैं गायमा एमाइलेज की, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ओनली बाय एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स और माइक्रोब्स की वजह से बन पाते हैं। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर बॉडी नीड्स विटामिन्स एंड मिनरल्स बिकॉज they give the body energy. Second one is they help carry out metabolic reactions. Third one is they insulate the body's organs, and the fourth one is they withdraw heat from the body. अगर हम बात करते हैं हमारी बॉडी में, तो जो हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं ये हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म करवाते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनर्जी मेटाबॉलिज्म में। दे रिक्वायर्ड एज फंक्शनल पार्ट ऑफ एंजाइम, चाहे हम बात करते हैं आरएनए की, डीएनए की, इन सब में भी हमें क्या जरूरत होती है? विटामिन्स की और मिनरल्स की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें हमारे पास आयंस की जरूरत होती है जो कि हमें विटामिन्स और मिनरल्स से ही मिलते हैं। और एनर्जी की रिलीज के लिए और उसके स्टोरेज के लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है? विटामिन्स एंड मिनरल्स की। अगर हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल बी विटामिन्स की, ये एज अ कोएंजाइम इन्वॉल्व होता है ऑन द ब्रेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इन द बिल्डिंग ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, आरएनए और डीएनए में। आपसे पूछा जा सकता है कि वाटर सॉल्युबल बी विटामिन होता है वो किस तरह का कोएंजाइम है और किस चीज में इन्वॉल्व होता है, तो हम बता सकते हैं कि वो एज अ ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट भी यूज होता है। साथ में मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हमारे होते हैं प्रोटीन, आरएनए और डीएनए, उनमें ये एज अ कोएंजाइम यूज होता है। Then, according to the My Pyramid food guidance system, a person should obtain most of their fat from. So the option is beef, chicken and fish. Second one is vegetable oils, nuts and fish. Third one is fats, oil and sweet. And the fourth one is milk, yogurt and cheese. अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम हमारे बॉडी में जो फैट होता है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? हमें पता है ऑयल्स, नट्स एंड फीड। अगर देखो माई पिरामिड क्या होता है? माई पिरामिड यूएसडीए द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया माई पिरामिड इन 2005, जिसका अपडेटेड वर्जन है फूड गाइड पिरामिड का। जैसे कि हमें पता होता है ना कि हमें इस मात्रा में ग्रेन्स लेना है, इस मात्रा में वेजिटेबल्स, इस अमाउंट में फ्रूट्स और मिल्क, मीट और बीन्स लेने हैं, तो उसी तरीके से यूएसडीए ने माई पिरामिड भी इंट्रोड्यूस किया था, जो कि हमारे लिए एज अ फूड पिरामिड वर्क करता है, कि हमें इंक्लूड करता है कि इस एज पैरामीटर में, जैसे कि 1 to 10 का पैरामीटर अगर हम ले लें, 1 to 18 का पैरामीटर ले लिया, 24 to 50 की एज की अगर हम बात करते हैं, तो इस एज ग्रुप में कितना, किस अमाउंट में कितना फ्रूट्स आपको चाहिए, कितनी वेजिटेबल्स आपको चाहिए, कितना फ्रूट्स मिल्क चाहिए, कितना ग्रेन्स चाहिए, उस बात को एक पिरामिड के फॉर्म में शो करना हमारा माई पिरामिड ये काम करता है। Food groups were depicted in ascending vertical band that emphasize the right proportion of food groups. जो सबसे ऊपर है उसकी क्वांटिटी सबसे कम होनी चाहिए, जो सबसे नीचे उसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये डिपिक्ट करता है हमारा माई पिरामिड। Then our next question is a unit of energy that indicates the amount of energy contained in food. So the option is label, second one is food guide pyramid, third one is calorie, and the fourth one is basket. अगर हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन इन फूड, उसको हम किससे डिपिक्ट करते हैं? कैलोरी से। अमाउंट ऑफ एनर्जी का एक जो ऐसा यूनिट होता है वो भी कैलोरी होता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एन आइटम और अ फूड ड्रिंक इज मेजर्ड इन कैलोरीज, कि हमें उससे कितनी कैलोरीज मिल रही है। कैलोरीज का जो इनटेक होता है जब हम डाइट को पर्टिकुलरली किसी फॉलो करते हैं, अगर हमने डिसाइड किया हुआ कि हम इस डाइट को फॉलो अप करने वाले हैं, तो हमें इस बात का बहुत ध्यान देना पड़ता है कि हमारी कैलोरी इनटेक क्या है। अगर हम बात करते हैं एडल्ट फीमेल्स की, तो उनकी कैलोरी इनटेक होनी चाहिए 1600 से 2400 कैलोरीज पर डे। इतनी कैलोरीज आपको चाहिए ही चाहिए। अगर हम बात करते हैं एडल्ट मेल्स की, तो वहां पर हमें 2000 to 3000 कैलोरीज चाहिए। और अगर हम बात करते हैं यूएसडीए की डाइटरी गाइडलाइंस फॉर अमेरिकन के बारे में, जो कि 2020 में रिपोर्ट रिलीज करी गई थी, जिसमें कि जो हमारे यंगस्टर्स होते हैं, जो हमारे टॉडलर्स होती है, जो कि was between 700 and 1000 कैलोरीज, 1000 कैलोरीज तक उनकी भी जरूरतें होती है। Then our next question is which of these is not considered as a nutrient?
So the option is vitamin, second one is minerals, third one is fiber and the fourth one is fat. जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो हमारे एक तरह के क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी द्वारा डाइजेस्ट नहीं किए जा सकते हैं. Fiber is a type of carbohydrates that the body can't digest, though most carbohydrates are broken down into sugar molecules called glucose. Fiber cannot be broken down into sugar molecules and instead it passes through the body undigested. जिसके वजह से जो हमारा फाइबर होता है उसको हम, वो तो होता कार्बोहाइड्रेट है पर हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती और वो इंटैक्ट हमारी बॉडी से निकल जाता है. इस वजह से उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट नहीं कहते हैं. देखो फाइबर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता सॉल्युबल फाइबर, एक होता इनसॉल्युबल फाइबर. जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम कर देता है. सॉल्युबल फाइबर क्या क्या होते हैं, ओटमील हो गया, चिया सीड्स हो गया, नट्स हो गया, बीन्स, लेंटिल्स, एप्पल्स एंड ब्लूबेरीज, ये सारे के सारे हमारे क्या है, सॉल्युबल फाइबर होते हैं. अगर हम बात करते हैं इनसॉल्युबल फाइबर की तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. ये बॉडी से they can help food move through your digestive system and promoting regularity and helping prevent constipation. क्योंकि कई सारे फाइबर्स जब हमारे पास कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आती है तो हमें एक बार सजेस्ट करते हैं बंदे को कि आप जाकर कुछ ऐसा फूड खाओ जो फाइबरस हो. फाइबरस मतलब कि जिसकी हेल्प से जो हमारा स्टूल है जो पास आउट नहीं हो पा रहा, जो हमारा फूड है जो हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, उसको डाइजेस्ट करने में, उसको सॉल्युबल बनाने में हमें हेल्प मिले. जैसे कि हम बात करते हैं होल व्हीट प्रोडक्ट्स, जैसे व्हीट ब्रैन हो गया, क्विनोआ हो गया, ब्राउन राइस हो गया, लेग्यूम्स हो गया, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक केल हो गया, आलमंड्स, वॉलनट, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं जो कि स्पेशली प्रिवेंट करते हैं हमारी बॉडी के फूड को पास ऑन करने में जो कि खुद से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है. देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज एडेड टू द फूड लेबल बिकॉज पीपल समटाइम्स डोंट ईट इनफ ऑफ दिस. अगर हम बात करते हैं कौन से ऐसे चीज, फैट तो हम बहुत अच्छे से यूज टू रहते हैं, सोडियम हमें चाहिए खाने में, नमक के बिना तो कुछ होना ही नहीं है, कोलेस्ट्रॉल इज अ पार्ट ऑफ फैट. सो द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम. कैल्शियम जो होता है ये हमारी बॉडी के लिए, हमारे बोन्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इनकी डेफिशिएंसी की वजह से काफी सारी डिजीज भी हो जाती है. जैसे कि अगर हम हाई एज की बात करते हैं तो कुछ टाइम बाद जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे जनरेशन में थोड़े बड़े हमसे होते हैं, उनके अंदर जो ये नी कैप वगैरह की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द कैल्शियम. और भी ऐसी चीज जो कि हम इनफ अमाउंट में नहीं लेते हैं, जैसे विट फाइबर्स हो गए, विटामिन ए एंड सी, जैसे कि हमारे सिट्रिक एसिड फूड जो होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, इन सबको भी हम बहुत कम इंटेक करते हैं. कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीजें हमें किससे मिल जाती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स से मिलती है. और ग्रीन वेजिटेबल्स खाना हमें पसंद नहीं होता है पर कुछ लोग को नहीं भी होता है. आर लिस्टेड बिकॉज पीपल डू नॉट ईट इनफ ऑफ दिस एवरी डे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में आयरन की कमी है, एनीमिक हो जाओगे. विटामिन ए एंड सी की कमी है, बॉडी बेकार हो जाएगी. फाइबर्स की कमी है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहेगी. कैल्शियम की कमी है, बोन्स की डेंसिटी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगी. तो इन सारी चीजों का प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कैल्शियम का इंटेक बढ़ा सकते हो अपनी बॉडी में. विच ऑफ दीज इज रिक्वायर्ड ऑन द फूड लेबल. सो द ऑप्शन इज total carbohydrates, second one is sugar, third one is iron and the fourth one is all of the above. So the correct answer is all of the above. इतनी सारी चीजें हैं जो कि आपकी खाने की जो भी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स होता है उसमें लिखा होना चाहिए. सबसे मैटर चीज क्या होती है कि सर्विंग साइज कितने लोगों के लिए है, और उसके बाद क्या कितनी कैलोरीज मिलने वाली है, फैट कितना होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, सोडियम, कार्ब्स कितना है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने हैं, कैल्शियम कितना, आयरन, पोटेशियम, विटामिन डी, जो भी चीजें उस खाने से आपको मिलने वाली हैं वो सब आपके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स में मेंशन होनी चाहिए. न्यूट्रिशनल लेबल्स मस्ट डिस्प्ले द अमाउंट ऑफ एनर्जी, मेंशन है, एंड द अमाउंट ऑफ फैट, मेंशन है. Carbohydrates, sugar, protein, salt and all are present in 100 gram or 100 ml of the food. अगर लिक्विड की बात करते हैं 100 ml में कितना प्रेजेंट है वो मेंशन होना चाहिए. अगर 100 ग्राम की बात करते हैं, अगर सॉलिड फूड है तो वो 100 ग्राम के रेशियो में मेंशन होना चाहिए. Then our next question is which food contains the most fat. So the
ऑप्शन इज ग्राहम क्रैकर्स, सेकेंड वन इज ब्राउनीज, थर्ड वन इज पुडिंग एंड द फोर्थ वन इज डी एंजल फूड केक। अगर हम बात करते हैं फूड जिसमें बहुत ज्यादा फैट प्रेजेंट होगा, ब्राउनीज, क्योंकि शुगर प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में फैट भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट होता है ब्राउनीज में। अगर हम बात करते हैं ऑयल्स, बटर, मैर्गोनीज, मैर्गरीन, मेयोनेज, ये सब हाई परसेंटेज फूड हैं फैट परसेंटेज में, कैन बी टर्म्ड एज 100% फैट सोर्सेज एंड दैट वन शुड ईट देम इन मॉडरेशन, क्योंकि हमारी बॉडी में फैट डिपोजिशन होना हमारे लिए एक डिजीज को इन्विटेशन होता है। जितना भी ज़्यादा हम बॉडी में फैट को इंक्लूड करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, हमारे जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फैट का इंटेक हमारी बॉडी में एप्रोप्रिएट अमाउंट में ही होना चाहिए, ना भी नहीं होना चाहिए पर एप्रोप्रिएट अमाउंट में होना चाहिए। However, one needs to distinguish between good and bad fat. अगर आपकी बॉडी ऐसी है तो आपको इस तरह के खाने को खाना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपकी बॉडी ऐसी है तो स्मॉल अमाउंट में आपको इन तरह के खानों को भी इंक्लूड करना चाहिए। समझ में आया? अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग देख लीजिए कैसे खाने आपको खाना चाहिए। ठीक है। Good fat is necessary for the body and it comes from the nut, fish, milk-based products, seeds and avocado. अगर आपको bad fat चाहिए अपनी body के लिए, you can go with hot dog, burgers, pies and cupcakes, croissant, fries हो गया, आइसक्रीम्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, whatever you wanna go. अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में good fat बढ़े तो उसके लिए आपको nuts, fish, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स, एवोकाडो, इन सबको इंक्लूड करना चाहिए। Then our next question is, which of the following nutrient is needed to build and maintain the structural component of the body? So the option is carbohydrate, second one is protein, third one is fat and the fourth one is fiber. अगर हम बात करते हैं प्रोटीन्स के, ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन, मसल से लेकर के स्किन हो गया, एंजाइम्स हो गया, हमारे हार्मोन, हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा प्रोटीन। ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एक्सेप्ट, सो द ऑप्शन इज थायामीन, सेकेंड वन इज कैल्शियम, थर्ड वन इज मैग्नीशियम एंड द फोर्थ वन इज विटामिन डी। हमारे स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए क्या सबसे ज्यादा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एक्सेप्ट, थायामीन की जरूरत नहीं होती है हमारी बॉडी में। विटामिन B1 जो होता है उसका नाम थायामीन और थायमिन भी कह सकते हैं, इज वन ऑफ 8B विटामिन्स। ऑल 8B विटामिन्स हेल्प द बॉडी टू कन्वर्ट फूड, कार्बोहाइड्रेट्स को फ्यूल यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम हमारा B विटामिन्स करता है। और जो हमारा थायामीन होता है विटामिन B1, ये भी एक पार्ट होता है 8B विटामिन्स का, जो कि हमारी बॉडी के लिए एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। These B vitamins often referred to as B complex vitamins and also help the body to metabolize fats and protein. बॉडी में फैट को मेटाबोलाइज करने के लिए और प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने के लिए हमारी बॉडी में विटामिन B की जरूरत होती है। दिस विटामिन इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बर्थ डिफेक्ट कॉल्ड स्पाइना बाइफिडा। ये एक तरह का बर्थ डिफेक्ट होता है, कुछ इस तरीके की इसमें कंडीशन हो जाती है बेबी की, क्योंकि बेसिकली ये एक तरह का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। तो ये किस तरीके की विटामिन की कमी से होता है? सो द ऑप्शन इज विटामिन डी, सेकंड वन इज विटामिन ई, थर्ड वन इज फोलेट एंड द फोर्थ वन इज विटामिन ई। जो हमारा फोलेट होता है उस विटामिन की कमी की वजह से हमारी बॉडी में, बच्चे की बॉडी में स्पाइना बाइफिडा की दिक्कत आती है, जो कि क्या इफेक्ट करता है, स्पाइन्स को इफेक्ट करता है। और कब दिखता है? यूजुअली एपरेंट एट बर्थ। और ये एक तरह का क्या होता है हमारे पास, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। ये किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया था। इट्स थॉट टू रिजल्ट फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इसका जेनेटिक भी हो सकता है, न्यूट्रिशनल भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर भी हो सकता है। क्योंकि जो हमारे डॉक्टर्स है वो इजिली ये नहीं कह पा रहे हैं कि हाँ कि किसके वजह से ये डिजीज हो रही है। पर अगर हम बात करते हैं, हमारी जितना हमें अभी तक समझ में आया है कि ये जेनेटिक भी हो सकता है, न्यूट्रिशनल कमी की वजह से भी हो, क्योंकि विटामिन की कमी से भी हो रहा है, और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं।
सच एज फैमिली हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, किसी फैमिली में ऐसे कोई जेनेटिक डिसीज चल रही हो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की वजह से, या फिर कोई फॉलेट विटामिन B9 की डेफिशिएंसी की वजह से, तो उस टाइम पे इस तरीके की डिजीज पॉसिबल हो सकती है। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा न्यूट्रिएंट्स के MCQs के बारे में। और कुछ एडिशनली आपको पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।